नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां एक तरफ भारत के मेन स्ट्रीम्स मीडिया हाउसेस के रिपोर्टर्स और एंकर्स सत्ता के दलाली करने में मशगूल हैं, सत्ता के हाथों बिक कर गोदी मीडिया के रूप में सत्ता का प्रशंसक बने हुए हैं और आम जनमानस के मुख्य मुद्दों को उजागर नहीं कर रहे हैं, सरकार की कमियों को नहीं दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार और रिपोर्टर्स हैं, जो खोजी पत्रकार और रिपोर्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके द्वारा गांव गांव, बस्ती बस्ती, जंगल पहाड़, गली मोहल्ला घूम घूम करके और लोगों के समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने, सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जहां दलाली करने वाले पत्रकार करोड़ों रुपए अरज करके आलिशान भवनों में अपना आलिशान जीवन बिता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो भारत के आम जनमानस के मूल मुद्दों को उठा करके और भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक सच्चा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, उन्हें उसका फल क्या मिल रहा है? तो ठेकेदारों के द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो सरकारी कर्मियों के द्वारा उन्हें शोषण किया जा रहा है, तो वहीं सरकार के द्वारा सत्ता में बैठे मगरूर नेताओं के द्वारा उन पर अनाप शनाप आरोप मढ़ करके उन पर एफआईआर कर गलत सलत धाराएं लगा करके और सलाखों के पीछे भेज वर्षों तक उन्हें जेलों में सड़ने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। आखिर कब तक चलेगा यह? और जिन भी छोटे छोटे पत्रकार, रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स को सिर्फ इस वजह से शोषण हो रहा है, उन्हें सलाखों के पीछे वर्षों तक रह करके और सड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो सिर्फ इस कारण से कि मेन स्ट्रीम्स मीडिया हाउसेज जो है वह सत्ता का दलाली करने में मशगूल है। यदि मेन स्ट्रीम्स मीडिया चैनल्स प्रारंभ से ही सत्ता का विरोध करते, प्रारंभ से ही यदि चौथे स्तंभ के रूप में खुद को खरा उतार पाते, यदि प्रारंभ से ही सरकार के द्वारा किए जा रहे अनियमितताओं को उजागर करते, यदि प्रारंभ से ही वे आम जनमानस के मुद्दों को राष्ट्र पटल पर रखने का प्रयास करते, सत्ता तक पहुंचाने का प्रयास करते, तो शायद इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम आज नहीं दे पाते ठेकेदार हों या फिर सरकार हों या सत्ता में बैठे जो मगरूर नेता और प्रतिनिधि हों। चौथे स्तंभ के जो कर्मी हैं, अर्थात जो पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, चाहे वह बड़े मेन स्ट्रीम्स मीडिया हाउसेज के पत्रकार, रिपोर्टर्स या एंकर्स हों या फिर छोटे जो पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन सबका सम्मानजनक तरीके से एक सम्मान, सबको सम्मान मिलता। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है और आज जो हत्याएं हो रही हैं, आज जो यूट्यूबर्स को, छोटे पत्रकार और रिपोर्टर्स को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनका शोषण जो हो रहा है, उन पे अनाप शनाप आरोप मढ़ करके गलत सलत धाराएं लगा करके और सलाखों के पीछे भेजने का जो कार्य हो रहा है, इसके पीछे मुख्य जिम्मेदार यदि कोई है तो वह है मेन स्ट्रीम्स मीडिया हाउसेज, मेन स्ट्रीम्स मीडिया चैनल्स, क्योंकि उन्होंने जो काम नहीं किया वो कार्य यूट्यूबर्स कर रहे हैं, वो कार्य छोटे पत्रकार और रिपोर्टर्स कर रहे हैं। और छोटे पत्रकार, रिपोर्टर, यूट्यूबर्स को ठेकेदार, सरकार, सत्ता रूढ़ जो जनप्रतिनिधि या नेता हैं, उनको पता है उनका हैसियत क्या है, उनका औकात क्या है और उनको ठिकाने लगाने में वे तनिक भी देर नहीं कर रहे हैं। अब जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही है पूरे भारतवर्ष में, इस पर भी चुप्पी साधे बैठी है मेन स्ट्रीम्स मीडिया हाउसेज। वह इस प्रकार के सरकार या ठेकेदार के रवैये से जो परेशान और पीड़ित हैं, छोटे मोटे पत्रकार, यूट्यूबर्स और रिपोर्टर्स, उनके लिए वो आवाजें नहीं उठा पा रहे हैं। यदि उनका वो आवाज बन पाते तो शायद उसके बाद सरकार, ठेकेदार या अन्य सत्ता में बैठे जो मशगूल, जो करप्ट भ्रष्ट नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको ये कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता। मैं बात कर रहा हूं बस्तर जंक्शन के संस्थापक सह बस्तर क्षेत्र के आम जनमानस का क्रांतिकारी आवाज भाई मुकेश चंद्राकर का, जिसे सिर्फ इसलिए मौत का घाट उतार दिया गया कि उसने वहां के एक ठेकेदार के द्वारा जो 120 करोड़ रुपए का सड़क निर्माण किया जा रहा था, उसमें घोर जो अनियमितताएं बरती जा रही थी, उसका उन्होंने रिपोर्टिंग किया था, उसको उजागर किया था।
उनके रिपोर्टिंग की वजह से उस सड़क पर जांच कमेटी बैठा दी गई वहां के सरकार के द्वारा और जांच होना आरंभ हो गया, जिससे आहत हो ठेकेदार के द्वारा भाई मुकेश चंद्राकर को मौत का घाट उतार दिया गया। आप देखेंगे भाई मुकेश चंद्राकर के द्वारा उस क्षेत्र का रिपोर्टिंग करते हुए उनके जज्बे को, उनके लगन को, उनके मेहनत को और उनके रिपोर्टिंग करने के तौर तरीके को, उनका वहां के आम जनमानस से कनेक्टिविटी, लगाव, जुड़ाव को, तो आप यह जान करके, यह देख करके और हैरान हो जाएंगे कि इस प्रकार के उम्दा पत्रकार का जो अपने क्रांतिकारिता का, ईमानदारी का परिचय देता है, उसका परिणाम उसे क्या मिलता है, उसका फल क्या मिलता है, तो उसे जान गंवानी पड़ती है। उसने गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, जंगलों, पहाड़ों में घूम करके और जो वैश्य आदिवासी भाई बंधु, वैश्य आदिवासी कस्बे, वैश्य आदिवासी क्षेत्र जहां पे रहने वाले जो वहां के रहनुमा हैं, जिनको ढंग से कपड़ा पहनने के नहीं मिल पाता है, जो शिक्षा स्वास्थ्य से कोसों दूर है, जिनको रोटी कपड़ा मकान सही से अब तक आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी सरकार नहीं दे पाई है, उनका आवाज मुकेश चंद्राकर ने उठाने का प्रयास किया, उनका आवाज मुकेश चंद्राकर बने। उस बस्तर इलाके में उन जगहों पर वो जाकर के रिपोर्टिंग करते थे जहां पुल का निर्माण नहीं हुआ और वहां के ग्रामीण स्वयं के मेहनत और स्वयं के लागत से उन्होंने पुलिया का निर्माण कर और आवागमन सुचारू रूप से उन्होंने करने का प्रयास किया। उन्होंने उन सड़कों पर जाकर के रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया जहां पूरा सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुका था, उस कीचड़ में घुस करके उन्होंने रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया। जब भी कोई बस्तर में हमारे जवानों और वहां के नक्सल के बीच में जब मुठभेड़ होते थे तो ऑन द स्पॉट जैसे ही उनको खबर मिलती थी वैसे ही वहां जाकर के और उसका रिपोर्टिंग करते थे और सच्चाई को उजागर करते थे। उन्होंने न नक्सलों को बख्शा और न जवानों को बख्शा, न वहां के पुलिस प्रशासन को बख्शा, न ठेकेदार और सरकार को बख्शा। उन्होंने हर उस कमियों को उजागर किया, चाहे वह गलतियां, चाहे वह खामियां, चाहे वह अनियमितताएं, गड़बड़ियां किसी के द्वारा की जा रही हों। जब भी वहां के रहनुमाओं पर, मूल्यवासियों पर आंच आया, तब तब भाई मुकेश चंद्राकर उनका आवाज बनते हुए दिखे। बहुत बार ऐसा हुआ कि नक्सल और जवान के मुठभेड़ में वहां के जो नागरिक है, सिविलियंस है, उनकी जान चली गई और पुलिस के द्वारा उन्हें भी आतंकवादी घोषित करके, उन्हें भी उग्रवादी घोषित करके, उन्हें भी नक्सल घोषित करके और अपना जो है अपना हित साधने का प्रयास किया और क्रेडिट लेने का प्रयास किया कि उसने इतने उग्रवादियों को मार गिराया, उसने इतने नक्सलियों को मार गिराया। और जब किसी सिविलियन की हत्या हुई नक्सल और जवानों के बीच मुठभेड़ होने में, तब जो है उसे दबाने का प्रयास किया गया ताकि सरकार को मुआवजा न देना पड़े और सारा क्रेडिट जो है वहां के एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी एवं अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो है वो उनको चला जाए। लेकिन भाई मुकेश चंद्राकर ने हर एक पीड़िता का, हर एक पीड़ित का आवाज बनते हुए दिखे। आप जब उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे उनके नाम से हो, चाहे बस्तर जंक्शन के नाम से हो, आप जाएंगे तो इसी प्रकार के कई सारे रिपोर्टिंग उनका जो है वहां पे देखने को मिलेगा और आपको भी प्रेरणा मिलेगी यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरे हैं तो, कि भाई मुकेश चंद्राकर किस प्रकार से वहां के रहनुमाओं, वहां के सिविलियंस, वहां के जो आम जनमानस हैं, मूल निवासी आदिवासी हैं, जो अब तक रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य से कोसों दूर हैं, जो बस्तर इलाका अब तक विकास से हजारों किलोमीटर दूर है, उस बस्तर इलाके का उन्होंने आवाज उठाने का प्रयास किया। और भाई मुकेश चंद्राकर के पत्रकारिता का जो जज्बात थी, जो उसमें लगन और परिश्रम था उनका अब उनके जाने के बाद पूरे भारत के जितना भी मीडिया हाउसेस हैं या फिर अपना सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो बड़े बड़े पत्रकार और रिपोर्टर्स हैं, उनके द्वारा उनके लिए न्याय की मांग की जा रही है, न्याय की गुहार की जा रही है और उनके द्वारा किए गए रिपोर्टिंग को दिखा करके बताया जा रहा है कि मुकेश चंद्राकर के द्वारा ऐसे रिपोर्टिंग किया जाता था। भाई मुकेश चंद्राकर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि एक सड़क की अनियमितता को उसने उजागर किया था और उसके बाद ठेकेदार को नुकसान होने का खतरा था और भाई मुकेश चंद्राकर को उस ठेकेदार ने ठिकाने लगा दिया। आप सड़क का देखेंगे इस वीडियो में खस्ता हाल तो आप भी चौंक जाएंगे कि भाई मुकेश चंद्राकर ने आखिर गलत क्या किया था। सरकार ने जब 120 करोड़ रुपए उस 52 किलोमीटर लंबी सड़क को निर्माण के लिए दिया उस क्षेत्र में, तो ठेकेदार ने फिर इतनी घोर अनियमितताएं क्यों बरती और आवाज उठाने के उपरांत उसका सजा उस पत्रकार को क्या मिला, तो उस ठेकेदार के द्वारा मौत का घाट उतार दिया जाता है। भाई मुकेश चंद्राकर का एक युग था। भाई मुकेश चंद्राकर ने जब से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया, उसने कभी पीछे अपना कदम हटाया नहीं। उसने पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या मिला, उसका परिणाम क्या मिला, तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, कुर्बानी देनी पड़ी, बलिदान देना पड़ा। और इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार जो है वो
हम यह मानते हैं कि यदि मेन स्ट्रीम्स मीडिया हाउसेज के द्वारा भाई मुकेश चंद्राकर जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, वो कार्य किया जाता तो आज मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं हुई होती। लेकिन भाई मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। और अब भी यदि सीख नहीं लेता है चौथा स्तंभ, और अब भी यदि सीख नहीं लेते हैं मेन स्ट्रीम्स मीडिया हाउसेज के एंकर्स और रिपोर्टर्स, तो शायद यह जो सिलसिला है वह समाप्त होने वाला नहीं है। उसके बाद क्या कार्रवाई होता है पुलिस प्रशासन के द्वारा? क्योंकि इस घटना के उपरांत सबसे अत्यधिक जो भूमिका निभाने वाले हैं भाई मुकेश चंद्राकर के बॉडी को तलाश करने में और उनके भाई और उनके परिवार ही हैं। पुलिस प्रशासन का जो तकनीक था वो फेल हो गया था। भाई मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई उगेश चंद्राकर के द्वारा अथक प्रयास के बाद लोकेशन ट्रैक करके और शव के जो स्थल था जहां पे शव को सेप्टिक टैंक में डाला गया था, वहां तक पुलिस को पहुंचाने का प्रयास किया गया और अंततः सफलता भी मिली पुलिस को। उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हुआ? तो जैसा कि अभी एक प्रथा आरंभ कर दी गई है कि जिस भी ठेकेदार या जिस भी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई घटना का अंजाम दिया जाता है और वो पकड़ा जाता है, तो उसके बाद उसके द्वारा गलत कार्यों को जो है उस पर नकेल कसा जाता है। उसके द्वारा जो भी अवैध रूप से कब्जा किया हुआ जमीन होता है उसको छुड़वाया जाता है, उसका निर्माण होता है उसको ढा दिया जाता है। वही हुआ। उसके बाद लगातार चूंकि दबाव बन रहे थे चौतरफा, तो पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर के सजग थी, वहां की सरकार भी सजग थी और बेहद जल्द चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी वे पुलिस कस्टडी में हैं, अभी वे सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद की कार्रवाई क्या होती है यह तो देखने योग्य होगा। और पुलिस प्रशासन के द्वारा 51 बिंदु में बिंदुवार जो है मिनट टू मिनट जो भी कार्रवाई हुई है उसका एक प्रेस नोट जारी करके और वो पब्लिश कर दिया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि मुकेश चंद्राकर के साथ जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसमें पुलिस प्रशासन वहां की कौन कौन सी कार्रवाइयां कर रही है। भाई मुकेश चंद्राकर के न्याय की मांग चारों तरफ से हो रही है। अलग अलग जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा पूरे देश भर से भाई मुकेश चंद्राकर के न्याय की मांग की जा रही है। लेकिन भले ही आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, उनको सजा क्या दी जाएगी यह तो भविष्य तय करेगा। सरकार ने क्या किया है भाई मुकेश चंद्राकर उनके परिवार के लिए उनके जाने के बाद? कुछ भी नहीं, शून्य। जबकि बार बार यह मांग हो रही है कि भाई मुकेश चंद्राकर के मौत के उपरांत उनके परिवार को एक नौकरी दिया जाए और 50 लाख रुपया का सहयोग राशि प्रदान किया जाए, ताकि उनका परिवार का वह राशि सहारा बन सके, वह नौकरी उनके परिवार का सहारा बन सके। लेकिन अब तक सरकार के द्वारा इसकी घोषणा नहीं की जा सकी है, जो बेहद ही चिंताजनक विषय है। और एक बहुत बड़ा सवाल भाई मुकेश चंद्राकर के मौत के बाद उठने लगा है कि आखिर कब तक सच्चाई को दिखाने वाले, कब तक आखिर सरकार जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसका उजागर करने वाले, आखिर कब तक आम जनमानस का आवाज बनने वाले छोटे पत्रकारों, रिपोर्टरों, यूट्यूबरों को इस प्रकार से मौत का घाट उतारा जाता रहेगा? क्या सरकार इसकी गारंटी देगी कि यदि सरकार के विरुद्ध, ठेकेदार के विरुद्ध कोई आवाजें बुलंद करता है, कोई भ्रष्टाचार को उजागर करता है, कोई अनियमितताएं और गड़बड़ियों को उजागर करता है, कोई आम जनमानस के मुद्दे को ईमानदारी पूर्वक उठाता है, तो उसके साथ इस प्रकार का घटना नहीं घटेगी। न ठेकेदार कोई इस प्रकार से मौत का घाट किसी पत्रकार को उतार पाएगा, और न ही कोई सरकार अनावश्यक रूप से आरोप मढ़ करके, गलत सराय धराए लगा करके और सलाखों के पीछे भेज उसे वर्षों वर्षों तक सड़ने के लिए मजबूर करेगा। क्या सरकार इसकी आश्वासन देती है पत्रकारों को? यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर जिस प्रकार से आज गोदी मीडिया सत्ता की दलाली में मशगूल है, करोड़ों रुपए अर्जित कर और आलिशान बंगला में अपना जीवन शांतिमय ढंग से गुजार रही है, उसी प्रकार से सभी संलिप्त हो जाएंगे। क्या छोटे क्या बड़े पत्रकार और आम जनमानस का जो मुद्दा है वो दब सा जाएगा और भारत एक बार पुनः सत्ताधारियों का गुलाम बन जाएगा। तो हमें, आपको जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है और सरकार को इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के सजग करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अन्य कर्मियों, अन्य नागरिकों के लिए, अन्य लोगों के लिए सरकार का योजना है, सरकार उनको सारे सुरक्षा प्रदान करती है, सहयोग राशि प्रदान करती है, सारे योजनाओं का लाभ देती है, उसी प्रकार से पत्रकारों के लिए भी सरकार के पास ये योजना होना चाहिए, ताकि किसी भी पत्रकार के साथ इस प्रकार की घटना घटे तो सरकार उसके लिए सजग रहे, उसके लिए, उसके परिवार के लिए साथ खड़ा हो सके। और पत्रकारों को भी कम से कम यह उम्मीद रहे कि उनके जाने के बाद उनके परिवार के साथ सरकार खड़ा रहेगी। सरकार के पास इस प्रकार की प्लानिंग है, योजनाएं हैं, जिससे उनके परिवार को लाभ मिल पाएगा। उनके जाने के बाद उनका परिवार बेचारा नहीं रह पाएगा, सहारा मिल जाएगा। लेकिन आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कदम बढ़ा रहे हैं
उनके साथ कहीं ना कहीं यह खतरा है, तो उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या होगा? यदि वे ठेकेदार सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, यदि वे आदिवासी, मूल निवासी, भारतवासी अपने प्रदेशवासियों के मुख्य मुद्दे को उजागर करते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, तो फिर उनके साथ जो इस प्रकार की कार्रवाइयां की जाएगी ठेकेदारों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, तो फिर उनके साथ कौन खड़ा रह पाएगा? ये सारे सवाल मुकेश चंद्राकर के मौत के बाद खड़े उठते हुए देखते हैं, और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ जाते हैं, जिस पर हमें और आपको विचार करने की आवश्यकता है।